एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप शिक्षा से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, अगर इन सारी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जो कंटेंट है वो लगातार चल रहा है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डीएलएड में, जो सेकेंड सेमेस्टर का इस समय परीक्षा होने वाला है। आने वाले समय में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ये दोनों परीक्षाएं होने वाला है। अगर आप डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके गणित से संबंधित जो भी टॉपिक उसमें है उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाएगा, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या इससे संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और रोज रात को 8 बजे लाइव क्लास के माध्यम से आपको डेली एक क्लास, चाहे वो बीएड का हो चाहे वो डीएलएड का हो, कोई ना कोई एक क्लास आपको रोज मिलता है। आने वाले समय में एक क्लास बीएड का और एक क्लास डीएलएड का, दोनों आपको रोज मिलेगा लाइव क्लास के माध्यम से। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, जो पहला चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो जब हम लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं तो यहाँ समापवर्त आता है, और जब हम महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं तो यहाँ समापवर्तक आता है। यानी यहाँ पे अपवर्त शब्द आता है और यहाँ पे अपवर्तक शब्द आता है। तो अपवर्त और अपवर्तक को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप एलसीएम और एचसीएफ को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये अपवर्त क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपवर्त के बारे में। अपवर्त, इसी को हम कहते हैं हिंदी में ही गुणज, और जब हम इसके अंग्रेजी की बात करते हैं तो ये होता है मल्टीपल। ये मल्टीपल होता है। अब ये होता क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे अगर अपवर्त के बारे में, गुणज के बारे में या मल्टीपल के बारे में। वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरा विभाजित हो जाती है, वह दी गई संख्या का अपवर्त कहलाती है। फिर से एक बार देखिए, वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरा विभाजित हो जाती है, वह दी गई संख्या का अपवर्त कहलाती है। या इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या, किसी दी गई संख्या में यदि हम क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें
गुणा करें तो गुणनफल उस दी गई संख्या के अपवर्त्य होते हैं, अपवर्त्य होते हैं। दोनों बात एक ही है, चाहे आप ये समझिए चाहे आप ये समझिए। पहले वाले में हमने कहा कि वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 3, अब 3 से क्या क्या कटेगा, जो इसका, इसमें अगर हम 3 में एक संख्या हमने 3 लिया, अब इस 3 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 3 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 3 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इस प्रकार से अब अगर हम पूछें कि 15 जो है वो 3 का अपवर्त्य है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहली परिभाषा के अनुसार वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। अगर 15 में 3 का हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 भागफल आ जाएगा। 12 में अगर 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, भागफल 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 3, 6, 9, 12 आया है वो कब आया, जब हमने क्रमशः इसमें प्राकृतिक संख्याओं से गुणा किया। अब अगर हम इसी में कह दें कि 3 गुणे 19 कर दें तो 19 या 57 आएगा। 19 भी एक प्राकृतिक संख्या है, हमने एक प्राकृतिक संख्या से ही गुणा किया। अब 57 जो है वो 3 का अपवर्त्य है कि नहीं है, तो 57 में जब आप 3 का भाग करेंगे तो 19 बार में कट जाएगा, और जब वो कट जाएगा तो क्या होगा, 3 का वह अपवर्त्य होगा। तो पहले वाले में तो हमने कहा कि वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। एक संख्या हमने लिया 7 और हमने यहां पे लिख दिया 45, 48, 56, 64। अब आपसे हम पूछें कि 7 का इसमें कौन सा अपवर्त्य है, 7 का अपवर्त्य या मल्टीपल, जिसको हम मल्टीपल भी कहते हैं, गुणज भी कहते हैं, अपवर्त्य भी कहते हैं। तो 7 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, 45 है कि 48 है कि 56 है कि 64 है। तो पहले हम काट करके देखेंगे कि 7 के पहाड़े में क्या 45 आता है, तो आप कहेंगे कि नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि ये 7 का अपवर्त्य नहीं है। 7 के पहाड़े में 48 आता है, नहीं आता है, ये अपवर्त्य नहीं है। 7 के पहाड़े में 56 आता है, तो हाँ आता है, तो ये अपवर्त्य है। 7 के पहाड़े में 64 आता है, नहीं 63 आता है, 64 नहीं आता है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब दी गई संख्या से जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा वही उसका अपवर्त्य होगा। और 56 आया कब, जब 7 में 8 का गुणा कर दिया गया, यानी 8 क्या है, आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। जब इसमें हम किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा किए तब ये 56 आया। किस प्राकृतिक संख्या से गुणा किए, तो 8 से गुणा किए। तो इस प्रकार से चाहे इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करके बनावें या कोई संख्या दी गई है और पूछा जाए अपवर्त्य है कि नहीं है, तो आप इससे काट करके चेक कर सकते हैं कि वह उसका अपवर्त्य है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। दूसरे में हमने समझाया था किसी दी गई संख्या में यदि हम क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल उस दी गई संख्या के अपवर्त्य होते हैं। 3 हमने ले लिया, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का गुणा किया क्रमशः, तो इसका जो गुणनफल आया ये 3, 6, 9, 12, 15, 57 चाहे जो आएगा ये 3 का गुणज ही होगा, ये 3 का गुणज ही होगा। तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल होता क्या है, गुणज होता क्या है, अपवर्त्य होता क्या है। तीनों एक ही चीज होता है कि अगर यह दी गई संख्या से ये कट जाता है तो यह इसका अपवर्त्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि किसी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्त्य होता है वो क्या होता है। तो अगर हम पूछे कि 3 का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होगा, तो 3 ही होगा। 3 से छोटा तो उसका कोई अपवर्त्य होगा ही नहीं। 3 का सबसे बड़ा अपवर्त्य पूछें तो आप कह सकते हैं कि हम इसको पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि गिनती तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी।
तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो 3 का जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वो 3 होगा, और 3 का जो सबसे बड़ा अपवर्त होगा वो अनंत होगा। आगे आएंगे, 7 का सबसे छोटा अपवर्त 7 ही होगा, और सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा, अनंत होगा। तो किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्त होता है वह वही संख्या होती है, और जो सबसे बड़ा अपवर्त होता है वह अनंत होता है। जो सबसे बड़ा अपवर्त होगा अनंत होगा, जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वह वही संख्या होगी। तो अपवर्त के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन यहां पे हम दे रहे हैं कि 6 के प्रथम 6 अपवर्त लिखिए। 6 के प्रथम 6 अपवर्त लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा अपवर्त 6 का क्या होगा, 6 ही होगा। तो सबसे पहला 6 हो गया, 2 का गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 18 बन जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 24 बन जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 30 बन जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 36 बन जाएगा। तो 6 के प्रथम 6 अपवर्त कौन से होंगे, तो ये होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये 6 अपवर्त हो गए। इसी प्रकार से पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त होता है 0, 1, स्वयं वही संख्या, अनंत। तो सबसे छोटे अपवर्त की जब बात होगी तो जो संख्या होगी वही सबसे छोटा अपवर्त उसका वही होगा। 5 का 5 होगा, 3 का 3 होगा, 8 का 8 होगा, 10 का 10 होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो संख्या है वही उसका सबसे छोटा अपवर्त है। तो हमने आपको सिखाया कि किसी संख्या का जो अपवर्त होता है वो क्या होता है। उसी संख्या में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाहे जितने का गुणा करिए, तो जो गुणनफल आएगा वह उस संख्या का अपवर्त ही होगा, ये आप समझ लीजिए। तो हमने ये क्यों सिखाया, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त था। समापवर्त सम धन अपवर्त से मिलकर बना हुआ है। तो जब तक आप अपवर्त नहीं समझेंगे तब तक आप लघुत्तम समापवर्त नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपवर्त सिखाया। अपवर्त को ही गुणज कहते हैं और गुणज को ही मल्टीपल कहते हैं, तीनों बात एक ही है। अब हम चर्चा करेंगे, महत्तम समापवर्तक में समापवर्तक शब्द लगा हुआ है, और समापवर्तक जो होता है वो समधन अपवर्तक से मिलकर बना हुआ है। तो सम का मतलब जो बराबर होता है, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, वही हमको समझना है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि अपवर्तक क्या होता है। तो अपवर्तक को ही हम कहते हैं गुणनखंड। अपवर्तक को ही हम कहते हैं गुणनखंड, और इसका जो अंग्रेजी होता है वो फैक्टर होता है। गुणनखंड का अंग्रेजी क्या होता है, फैक्टर होता है। अब जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर होता है वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उस संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर कहलाता है, अपवर्तक कहलाता है। वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 12। अब 12 को कौन कौन सी संख्या काटेगी, तो आप कह सकते हैं कि 12 को काटने वाली जो संख्या है, सबसे पहले 1 से 12 कट जाएगा, फिर 2 से 12 कट जाएगा, फिर 3 से 12 कट जाएगा, फिर 4 से 12 कट जाएगा, फिर 6 से 12 कट जाएगा, और फिर 12 से भी 12 कट जाएगा। तो इतनी सारी संख्याएं हैं जिससे ये 12 कटेगा, जिससे ये 12 पूरा पूरा विभाजित होगा। 1 से भी पूरा विभाजित होगा, 2 से भी पूरा विभाजित होगा, 3 से भी पूरा विभाजित होगा, 4 से भी पूरा विभाजित होगा, 6 से भी पूरा विभाजित होगा, और 12 से भी पूरा विभाजित होगा। तो इसके अपवर्तकों की संख्या कुल कितनी हुई,
तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के कुल अपवर्तकों की संख्या 6 है, या 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है। सबसे छोटा गुणनखंड जो इसका आएगा वह 1 आएगा, और जो सबसे बड़ा गुणनखंड आएगा वो 12 आएगा। इसके आगे जब हम चलेंगे तो फिर से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 15, इसके जब गुणनखंड की हम बात करेंगे तो जिससे जिससे ये कटेगा वह इसके गुणनखंड होंगे, वही इसके अपवर्तक होंगे। 1 से कटेगा, 3 से भी कट जाता है 15, 5 से भी कट जाता है 15, और 15 से भी कट जाता है 15। यानी 15 के अपवर्तकों की संख्या या 15 के गुणनखंडों की संख्या टोटल 4 है। 15 के अपवर्तकों की संख्या या 15 के गुणनखंडों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे छोटा 1 आता है और सबसे बड़ा 15 आता है। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है डीएलएड में कि किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्त्य होता है वह क्या होता है। तो किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्त्य होता है वह 1 होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वह 1 होता है। किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है, किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है वह 1 होता है। और किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वह वही संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही संख्या स्वयं होती है। तो 2 पॉइंट यहाँ नोट करना है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं वही संख्या होती है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि जो अपवर्तक या गुणनखंड होता है वह किसी दी गई संख्या, अगर कोई दी गई संख्या है उसको जो जो संख्या काटेगी वह उसका अपवर्तक होगा या वह उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमको लग रहा है कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त का मतलब कि उसमें कोई संख्या दी गई है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का गुणा कर दीजिए, जो बनता है वो उसके अपवर्तक बनते चले जाएंगे। गुणनखंड क्या होता है या अपवर्तक क्या होता है, जिससे वह संख्या कट जाएगा वह उसका अपवर्तक या उसका गुणनखंड हो जाएगा। अब आगे इस पे हम चर्चा करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे हम एलसीएम के बारे में। एलसीएम का मतलब हो गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब जो सब में उभयनिष्ठ हो, और मल्टीपल का मतलब अभी हमने समझाया गुणज होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। इसको कहीं कहीं पे लासापा मासापा करके भी बोलते हैं। तो लासापा मासापा आप समझते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो हम समझेंगे सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम के बारे में। अब एलसीएम जो होगा उसको हमने बताया कि ये होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल जो सब में कॉमन हो। ऐसा मल्टीपल जो सब में कॉमन हो। जैसे छोटा सा उदाहरण हम लेंगे, हमने कहा कि 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा। 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा। तो चूंकि यह मल्टीपल से बनता है इसलिए 2 का भी मल्टीपल ले लीजिए, 4 का भी मल्टीपल ले लीजिए और 6 का भी मल्टीपल ले लीजिए, क्योंकि यह मल्टीपल से बनेगा। समझाने के लिए हम बता रहे हैं, लगाने के लिए नहीं बता रहे हैं, समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो जब हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 के मल्टीपल में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा। इस तरीके से आप इसमें बढ़ते जाएंगे आगे। 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, चाहे जहां तक आगे बढ़ाते जाइए क्रमशः ये बढ़ता चला जाएगा। ये मल्टीपल है किसके, 2 के मल्टीपल हो गए। इसी तरीके से अगर हम 4 के मल्टीपल को देखें तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा,
20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा, 36 आएगा, 40 आएगा, 44 आएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। 6 का जब मल्टीपल हम खोजेंगे तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा, 42 आएगा, 48 आएगा, 54 आएगा, 60 आएगा, 66 आएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये सब क्या लिखे हमने? मल्टीपल लिख दिए, 2 के मल्टीपल, 3 4 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल। अब कहा क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहले हमको कॉमन मल्टीपल खोजना है। कॉमन का मतलब जो सब में हो। तो 2 यहां है, क्या 2 यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 4 यहां है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है। 6 यहां है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, यहां है। जो तीनों में मिलेगा उसी पे रुकेंगे। 8 यहां है, यहां भी है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है। 10 यहां है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है। 12 यहां है, यहां भी है और यहां भी है। यानी पहला हमको कॉमन मल्टीपल क्या मिला? हमको कॉमन मल्टीपल पहला मिल गया 12। हमको पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया 12 जो तीनों में है। 12 जो तीनों में है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 14 किसी में नहीं दिख रहा है। 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 18 कहीं पे नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। फिर अगला हमको जो मिलेगा वो 24 मिलेगा। 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है। फिर आगे जब और बढ़ेंगे तो 36 हमको मिल जाएगा। 36 इसमें भी आएगा, 36 इसमें भी आएगा, 36 इसमें भी आएगा। लेकिन जो लघुत्तम समापवर्ती होता है वह यह होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। वह क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी ऐसी संख्या खोजना है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए और छोटी से छोटी हो। तो छोटी से छोटी संख्या क्या मिल रही है? 12, 24, 36, 48 ऐसे हमको मिलेगा। लेकिन उसमें सबसे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा वो आएगा 12। तो ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और तीनों से कट जाए वही क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। अब इसको इस तरीके से तो आप लगाएंगे नहीं, हमने केवल समझाने के लिए कि ये लीस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो मल्टीपल ये होता है और सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा एलसीएम होता है। जब आप 2, 4, 6 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो आपको ये नहीं है कि आप वो करेंगे। सबसे पहले आपको दो विधि से आपको निकालना सिखाया जाएगा। सबसे पहले एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है। गुणनखंड विधि में अगर 2, 4, 6 का हमको निकालना है तो 2 को हम लिख सकते हैं केवल 2 पर 1 की घात, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 2 गुणे 3। जब इसका हमको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम क्या करेंगे? जो आधार है सबको ले लीजिए। यहां पे 2 पर 1 की घात हो गया तो ये 2 पर 1 हो गया। यहां 2 बार हो गया तो ये 2 पर 3 घात हो गया। यहां पे 2 पर 1 घात है, गुणे 3 पर 1 घात है। अब हमको करना क्या है? जब हम गुणनखंड विधि से लगाते हैं तो जितने भी आधार यहां दिख रहे हैं सबको ले लीजिए। जितने भी आधार यहां दिख रहे हैं सबको आप ले लीजिए। तो आधार कौन कौन सा दिख रहा है? या तो 2 आधार के रूप में दिख रहा है या तो 3 दिख रहा है। तो हम 2 भी ले लेंगे और 3 भी ले लेंगे। जो सबसे बड़ी घात 2 वाली है उसको इस पे लगा दीजिए।
तो 2 पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 2 पर 2 लगा दीजिए। 3 पर सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, तो 2 पर 2 का मतलब 4 होता है और 3 पर 1 का मतलब 3, यानी उत्तर हमारा ऐसे भी आ गया 12। जब हम गुणनखंड विधि से निकाले तो अगर हमको भाग विधि से यही निकालना होगा तो हम तीनों को एक साथ 2 4 6 करके ऐसे लिख लेंगे और भाग का ऐसे चिन्ह बना देंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर से अभी 2 से कटेगा ये, तो 2 से काटेंगे 1, 2 एकन्नम 2, 3 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। और फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1 और 3 एकन्नम 3। गुणा कर दीजिए इसी का, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, और ये 12 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये भाग विधि से ऐसे लगाएंगे और गुणनखंड विधि से इस तरीके से लगाएंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम जो होगा हम इसको निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 12, 16, 18 का एलसीएम बताइए, 12, 16 और 18 का एलसीएम बताइए। एक क्वेश्चन पूछ लिया। अगर हमको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होगा तो हम लिखेंगे कि 12 बराबर होता है 2 दूनी 4 तिया 12, इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात और 3 पर 1 की घात। जब हम 16 लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, यानी 2 पर कै घात, 4 घात। जब 18 की बात होगी, 18 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, ये हो गया 2 पर 1 की घात और 3 पर 2 की घात। हमको एलसीएम बताना है तो एलसीएम बराबर हो गया, एलसीएम बराबर हो गया, जो आधार यहाँ दिख रहा है आधार हमको ले लेना है, या तो 2 आधार के रूप में दिख रहा है या तो 3 आधार के रूप में दिख रहा है। तो आधार के रूप में 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ऐसे रख लीजिए। जो सबसे बड़ी घात 2 की दिख रही है वो रख दीजिए। 2 पर 2 यहाँ है, 2 पर 4 यहाँ है, 2 पर 1। सबसे बड़ी घात किस पे लगी है, इस पे, 2 पर 4 पे, तो यहाँ 2 पर 4 रख दीजिए। यहाँ 3 पर 2 घात है, यहाँ 3 पर 1 घात है, जो बड़ी घात है वही लेना है, ये रख दिया। तो 2 पर 4 का मतलब हो गया 16 और 3 पर 2 का मतलब हो गया 9 और 16 9 हो गया 144। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 144। तो ये आप एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे हमने इस पे चर्चा किया, लेकिन आपके यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है। जैसे इतने छोटे 2 4 6 का एलसीएम बताइए, नहीं आएगा, या 12 16 18 का एलसीएम नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा करके आता है। तो लगातार हम अब इस पे चर्चा करेंगे। आगे के क्लास में एलसीएम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे उसको हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे और लगातार आपको कंटिन्यू अब क्लास मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।